Welcome to my today's Facebook Live. I am Rachna for those of you who do not know. और मैं भी एक ऑटिज्म पेरेंट हूँ शायद आपके जैसे और अपने दोस्तों को मदद करने के लिए मैं आज हाजिर हूँ कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे अपने एक्सपीरियंस और अपनी नॉलेज को आपके साथ बांटने के लिए मैं आती हूँ फेसबुक पे और आज मैंने सोचा थोड़ा हिंदी में बात करी जाए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस इन आवर चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसका क्या मतलब है? ये जो टॉपिक मैंने आज लिया है वो हर पेरेंट के लिए जरूरी है। ठीक है, इट्स नॉट दैट any parent who is facing or raising a child on the autism spectrum उसके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हम ये पूरी दुनिया अपने सेंसरी या सेंस ऑर्गन से ही समझते हैं और इस चीज को समझना मतलब अपने बच्चे को समझ पाना और ये जैसे हमारे बच्चों के अंदर दिमाग के अंदर कैसे क्या इनपुट जा रहा है, राइट, वो समझना। अब इनपुट का क्या मतलब है? अब जो हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या हमारे बच्चे भी सेम एनवायरनमेंट महसूस कर पा रहे हैं? ठीक है, ये जो है डिफरेंस हमारे बच्चों में होता है क्योंकि उनकी जो वायरिंग है, उनकी जो ब्रेन की जो वायरिंग होती है उसमें कोई ना कोई डिले रह जाता है, कुछ कनेक्शंस बन नहीं पाते, कुछ कनेक्शंस वर्ल्ड को जो हम समझते हैं, अपनी दुनिया को समझना स्टार्ट करते हैं, वो हम इन 5 इंद्रियों से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सुनना, you know, सुन पाना, देख पाना, टच कर पाना, टेस्ट कर पाना। ठीक है, ये हम सोचते हैं कि ये हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, ठीक है, जिससे हम ये दुनिया समझते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये सिर्फ 5 इंद्रियां नहीं है, 8 सेंसेस हैं। ठीक है, आइए आज थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में कि ये 8 सेंसेस से आई इंफॉर्मेशन जो हमारे बच्चे समझते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं उसमें डिफरेंस कैसे आता है। अब 5 सेंसेस तो हमें पता ही है, जैसे कि विजन, हेयरिंग, टचिंग, स्मेलिंग और टेस्ट। ठीक है ना, जैसे कि सुन पाना, देख पाना, टच करके मतलब जब छू के फील करना, सूंघना और टेस्ट लेना, जब हम खाना खाते हैं उसका स्वाद लेना। ठीक है, लेकिन और भी 3 इंपॉर्टेंट सेंसेस होते हैं, जैसे कि वेस्टिबुलर। वेस्टिबुलर मतलब मूवमेंट एंड बैलेंस। ठीक है, मूवमेंट मतलब मैं चल पा रही हूं, मैं दौड़ पा रही हूं, मैं जंप कर पा रही हूं और मैं ये सब करते वक्त अपने आप को बैलेंस कर पा रही हूँ। ठीक है, इसको बोलते हैं वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है, अब होता है प्रोप्रेसेप्टिव। प्रोप्रेसेप्शन मतलब बॉडी अवेयरनेस, मैं कहाँ खड़ी हूं, मेरी पोजीशन कहाँ है। प्रोप्रेसेप्शन, हाउ आई एम इन द स्पेस। ठीक है, इस स्पेस में मैं कहाँ पे हूं, राइट, दैट व्हाट इज कॉल्ड प्रोप्रेसेप्शन। द बॉडी हैज अ परसेप्शन, मतलब दिमाग में एक परसेप्शन है कि उसको, दिमाग को अपनी बॉडी अवेयरनेस है, जैसे मैं अपने हाथ हिला रही हूँ या अपने लेग्स हिला रही हूँ तो अपनी अवेयरनेस है, मेरे पास हाथ है, मेरे पास फिंगर्स हैं, मेरे पास टोज हैं जो मैं अपनी इच्छा अनुसार मूव कर सकती हूँ। तो ये अवेयरनेस हमारे बच्चों में प्रॉब्लम मतलब कभी कभी कम हो सकती है। और इंट्रोसेप्शन, इंट्रोसेप्शन मतलब जो अंदर से, अंदर के सिग्नल, जैसे कि भूख लगना, प्यास लगना, इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाना, या इवन के जो हमें जब एक अर्ज होती है टॉयलेट जाने के लिए, वो अर्जेस, ये सब समझना इंट्रोसेप्शन। सो ना केवल हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, हमारे पास 8 इंद्रियां हैं। ठीक है, जिसमें हम बॉडी को अवेयरनेस भी है, जिसमें मूवमेंट बैलेंस भी है और जिसमें अंदर से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, सिर्फ बाहर के सिग्नल से बॉडी कैसा महसूस कर पा रही है, राइट, फीलिंग ऑफ पेन, फीलिंग ऑफ हंगर, थर्स्ट,
इमोशंस, एंगर, अपसेट, फ्रस्ट्रेशन, सरप्राइज, शॉक्ड, सारे इमोशंस, ठीक है, ये सब हम अंदर से महसूस करते हैं, ठीक है, ये बाहर से इनपुट नहीं हो रहा, लेकिन ये बॉडी या जो भी स्टिमुलस था उसके रिस्पॉन्स में, राइट? सो सेंसरी डिफरेंसेस इन ऑटिज्म बेसिकली मीन्स दैट जो भी इनपुट जा रहा है, वर्ल्ड को या तो बहुत ज्यादा, जो भी इनपुट है या तो बहुत ज्यादा फील कर पा रहे हैं, या दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इज हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर कम फील महसूस कर पा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम हाइपर सेंसिटिविटी। अब एग्जाम्पल, एक बच्चा छोटी सी आवाज से ही परेशान हो जाता है, जहां जबकि दूसरा बच्चा बार बार स्पिन करता है या हैवी हग्स चाहता है, ठीक है ना। ये जो बिहेवियर बच्चे हमारा शो करते हैं, राइट, कि छोटी सी भी आवाज में वो अपने कानों को ब्लॉक कर रहे हैं, या बार बार आके हमसे हग मांगने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये बैड बिहेवियर नहीं है, ये उनका ब्रेन का अलग तरीका है जो भी इनपुट मिल रहा है उसको प्रोसेस करने का, ठीक है। अब अब क्या हम ऑब्जर्व करते हैं अपने बच्चों में, अपने आपने नोटिस किया होगा कि बच्चा कान बंद करता है जब भी उसको थोड़ा सा भी साउंड ज्यादा होता है, या फिर बार बार जंप कर रहा है, स्पिन कर रहा है, रॉकिंग रॉकिंग बैक एंड फोर्थ करता है। कुछ बच्चे टाइट हग चाह रहे हैं, हेवी ब्लैंकेट पसंद करते हैं, और कुछ को ब्रशिंग, हेयर कटिंग या खाने की टेक्सचर से ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब क्या है कि ये सारा जब इन्वायरमेंट वो बच्चा हमसे बहुत ज्यादा अलग महसूस कर रहा है, राइट, तो क्या हमारा बच्चा जो ये अलग महसूस कर रहा है, उसका आउटपुट जो रिस्पॉन्ड करने वाला है वो इस इन्वायरमेंट को, क्या वो सेम होगा? क्या वो वही सीखेगा जो हम सोच रहे हैं वो सीख पा रहा है? बिल्कुल भी नहीं, इजंट इट? क्योंकि दुनिया उसके लिए बिल्कुल अलग है, राइट। मेरे लिए ये दुनिया बहुत महफूज है, बहुत मैं कंफर्टेबल फील कर रही हूँ इस दुनिया में, राइट। अब इस वक्त पीछे फैन चल रहा है, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा, लेकिन मेरे बच्चे को बहुत तकलीफ दे सकता है और वो अपने कान बंद कर लेगा, राइट। और कुछ उसने कपड़े कभी ऐसे पहन लिए जिसकी वजह से उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, राइट। या उस पीछे का कोई उसमें जैसे साइज टैग्स होते हैं, पीछे टैग्स लगे रहते हैं, वो भी बच्चों को कभी कभी बहुत ज्यादा तकलीफ देते हैं। टेक्सचर, जिसको बोलते हैं टेक्सचर, या कुछ टेक्सचर्स हमारे बच्चों को बहुत तकलीफ देते हैं, कुछ टेक्सचर्स हमारे बच्चों को महसूस ही नहीं हो रहे, ठीक है। तो इस कारण उनका जो रिस्पॉन्ड है वो हमारे रिस्पॉन्ड से बहुत ज्यादा अलग होता है इन द एनवायरमेंट। तो क्या इफेक्ट होगा? तो उनका मूड, फोकस, लर्निंग, सोशल इंटरेक्शन, ये सब इफेक्ट हो जाता है। अगर सेंसरी ओवरलोड हो जाता है तो मेल्ट डाउन हो सकता है, राइट। मेल्ट डाउन किसको कहते हैं? जब हमारा बच्चा कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल है, जमीन पे लेट गया, चीख रहा है और चीखना बंद नहीं हो रहा, और या लेट गया नीचे एंड द चाइल्ड इज आउट ऑफ कंट्रोल, दैट इज व्हाट इज अ मेल्टडाउन, जिसको हम बिहेवियर भी बोलते हैं। हम कहते हैं इट्स अ बैड बिहेवियर, बट इट्स अ क्राई फॉर हेल्प। रिमेंबर, दिस इज अ क्राई फॉर हेल्प, क्योंकि सेंसरी ओवरलोड हो गया। अब सेंसरी ओवरलोड किसको कहते हैं? हम सेंसरी ओवरलोड हम बोलते हैं उस सिचुएशन को जब हमारे आसपास बहुत सारा इनपुट जा रहा है, ठीक है, हमारे बच्चे के दिमाग में या इन्वायरमेंट में इतना सारा कुछ है, बहुत क्राउड है, बहुत साउंड है, बहुत लाइट्स हैं, राइट, लाइटिंग्स हैं। जैसे कभी कभी हम मॉल्स पे जाते हैं, लाइट्स, वहां पे नियॉन लाइट्स हैं, बहुत शोर है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग हैं, और मम्मी कुछ बोल रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हम कहाँ जा रहे हैं बच्चे को नहीं समझ में आ रहा। तो ये हो जाता है जब जब उसको इतना सारा इनपुट मिल रहा है, राइट, एंड द चाइल्ड्स ब्रेन इज नॉट एबल टू प्रोसेस। मतलब बच्चे का दिमाग इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा जब जाती है इंफॉर्मेशन, वो ब्रेन, ठीक है, जो प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है अंदर, उसके लिए इतनी सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है।
और जब ये मुश्किल होता है तो हमारे बच्चे मेल्टडाउन की तरफ जाते हैं, राइट? तो ये आदि से इसलिए बहुत जरूरी है हमें ये समझना कि सेंसरी ओवरलोड से हम अपने बच्चे को कैसे बचा सकते हैं या कैसे उसको हमने प्रिपेयर करना है उसका सामना करने का, ताकि उसको ये मेल्टडाउन ना हो। ठीक है। क्योंकि जब तक उसके लिए ये एनवायरनमेंट में वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तब तक वो कहीं भी आप ले जाइए वो खुश नहीं रहेगा, राइट? तो अब इसके लिए कुछ सपोर्ट स्ट्रैटेजीज भी होती हैं, बिल्कुल होती हैं। ठीक है। सबसे पहले हमने अपने बच्चे को डिटेक्टिव की तरह ऑब्जर्व करना है। ठीक है। अपनी एक आंख अपने बच्चे के ऊपर रखनी ही है, ताकि हम समझ पाए कौन सी चीज जो है वो उसके इंटरेस्ट क्या है, वो कौन सी चीज को बार बार खेलने की या महसूस करने की कोशिश कर रहा है, या किस चीज से जब हम देते हैं, हम जब एक्सपोज करते हैं, वो किस चीज से वो उसको फेंक के दौड़ने की कोशिश कर रहा है। ठीक है। ये ऑब्जर्व करना है हमें, तो ताकि हमें समझ आ जाए किस वजह से या कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे बच्चे को परेशान करती है। ठीक है। वो बन गया ट्रिगर। ठीक है। फिर सेंसरी डाइट को इंट्रोड्यूस करो। अब सेंसरी डाइट क्या होती है? कोई खाने की चीज नहीं है। सेंसरी मतलब हम जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ चीजें मुश्किल है समझना, या वो कुछ ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं, जैसे कि साउंड बहुत ज्यादा महसूस कर पा रहे हैं, तो एक क्वाइट कमरा बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे को एक क्वाइट कॉर्नर में लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा टेक्सचर्स को इंट्रोड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मेल, कभी कभी स्मेल भी परेशान करती है हमारे बच्चों को, तो ऐसा रूम एक बना लीजिए जिसमें लाइट्स हो एकदम डिम, और बहुत सारे टेक्सचर्स के, चाहे वो फुट मैट्स ही हो, राइट? फुट मैट्स आप सिर्फ इसके लिए यूज करें, इट्स नॉट डर्टी एनीथिंग, द चाइल्ड, वो बच्चा जो है उस पर क्रॉल करे, उसको महसूस हो, राइट? फिर कौन सी और एक्टिविटीज हैं जो सेंसरी डाइट होती है, जिस जो कामिंग एक्टिविटी है, जैसे स्विंग पे बैठना, वेटेड ब्लैंकेट ले लेना, ठीक है, बीन बैग के ऊपर जंप करके उस पर लेट जाना, राइट? ये सब सेंसरी डाइट हम दे रहे हैं अपने बच्चे को, मतलब सेंस, उसके जो सेंसेस को काम डाउन कर रहे हैं बच्चे को, राइट? बॉल पूल बना लेना, बच्चा आराम से लेटा है बॉल पूल में, बहुत ज्यादा, it gives a very relaxing effect. You can also try sometimes, right? ठीक है। देन और क्या कर सकते हैं? सॉफ्ट लाइट्स, या व्हाट आई यूज्ड टू डू फॉर रनक वाज दैट आई हैड दिस, मैंने एक बल्ब चेंज कर दिया था। बल्ब जो होता है ना, एक डिस्को लाइट्स होती हैं, अंधेरा करके वो डिस्को लाइट्स में रनक यूज्ड टू फील वेरी काम, क्योंकि इतना ज्यादा लाइट्स जब होती है, नियॉन लाइट्स विच आर वेरी ब्राइट, वो वो उसकी आंखें उसको एडजस्ट नहीं कर पाती। बट द मोमेंट इट इज अ डार्कर रूम, it's peaceful, have a soft, nice, relaxing music there, right? Earphones for loud sounds, comfortable clothes, loose fitting or tight fitting, depending on what the child is liking. ठीक है। कभी कभी बच्चों को टाइट क्लोथ्स भी अच्छे लगते हैं, क्योंकि बॉडी अवेयरनेस उसमें ज्यादा महसूस होती है, प्रेशर महसूस होता है। तो बच्चों को सेल्फ रेगुलेशन टूल्स सिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही हमारी सेंसरी डाइट रहती है। ट्रैम्पोलिन पे जंप करवाना, ठीक है, बाउंसी बॉल जो होती है, जिम बॉल, उसके ऊपर बाउंस करना, ये सब बहुत रिलैक्सिंग एक्टिविटीज होती हैं हमारे बच्चों के लिए, एंड इट काम्स डाउन देयर सेंसेस। ठीक है ना? डीप ब्रीदिंग, फिजिटी टॉयज, और अगर जरूरी लगे तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से गाइडेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जनरली हमारे जितने भी ओटी थेरेपिस्ट होते हैं वो सेंसरी इंटीग्रेशन पे सबसे पहले काम करते हैं व्हेन द चाइल्ड इज ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। तो और घर के लिए क्या टिप्स हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि बॉल पूल भी क्रिएट कर सकते हैं हम घर पे। बॉल पूल कैसे क्रिएट करना है? हाउ विल वी क्रिएट अ पूल? तो एक इन्फ्लेशन करके जो इन्फ्लेम करके जो एक पूल मिल जाता है, हवा से उसको भर लेते हैं, नहीं तो एक टब बड़ा सा ले लीजिए, अगर बच्चा छोटा है उसमें बॉल्स भर दीजिए, लेट द चाइल्ड सिट ऑन दैट बॉल पूल, राइट, लाई डाउन ऑन देयर। अदरवाइज मैट्स, फुट मैट्स तो हम खरीद ही सकते हैं, दैट्स जस्ट फुट मैट्स
डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के, डिफरेंट डिफरेंट हार्डनेस के मिल जाते हैं, रफ सॉफ्ट सब मिल जाते हैं, एंड द चाइल्ड कैन क्रॉल ऑन इट, राइट? सो दिस कैन बी अनदर टेक्सचरल थिंग. For smell sensitivities, or when the child is uh, very it's seeking. एक होता है जब बच्चा चाह रहा है certain sensories, they want to explore those senses. अगर वो हर चीज जैसे पाउडर को उठा के स्मेल कर रहा है, या क्रीम्स को उठा के स्मेल कर रहा है, Ranak used to do this. So what I did was I got some fragrances वाली candles, okay, and just burn them. पूरा एटमॉस्फेयर में खुशबू फैलेगी, बच्चा काम डाउन एकदम से, राइट? नथिंग सो डिफिकल्ट. इट्स वेरी इजी टू गेट ऑल दीज काइंड ऑफ कैंडल्स विद वेरी नाइस अरोमास. ठीक है? देन if the child is too hyperactive or the child is very active, make them do, or make them help you in the kitchen by lifting few of the dabbas, or lifting जैसे कपड़े धोने की बास्केट है उसको वो लोग लेकर आएगा, राइट? इन्वॉल्व देम इन एज मेनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल. क्यों क्यों मैं ये बोल रही हूँ? जितनी एक्टिविटीज हम उसको कराएंगे, इट इज एक्सपोजर sensory. It's a sensory exposure to our children. ठीक है? Then थोड़ा physical activities में push-ups करना, pushing the laundry basket which I just spoke, right? एक काम का ना बनाना बहुत important है बच्चों के लिए, right? जैसे कि we can get some एक टेंट वाला एक टेंट टाइप बना सकते हैं. You can use your old bed sheets and make a small kind of a tent. Give them a in that small tent you can put some cushions which are little weighted, some cushions which are soft, some teddy bears. That is another. These are, what are we trying to do? We are adding textures, right? Then there are textural balls are available with different textures, and if you bounce them, there is a colors that comes out. Along with sometimes there is a sound also. So it is nothing but a sensory toy, and these kind of things really help our children. नाउ अब ये जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिफरेंसेस हैं हमारे बच्चों में, ये ना केवल एनवायरमेंट, इंटरनली भी उनको प्रॉब्लम होती है. तो वो क्या प्रॉब्लम है? जब हम देखते हैं कि कुछ बच्चे बहुत ज्यादा फीडिंग इश्यूज कर रहे हैं, राइट? फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को, और दे आर नॉट एबल टू, दे sometimes they will pick up non-food items also and put it in their mouth. And this shows that our child is having sensory issues inside the mouth as well, right? It's not only outside feeling. So कभी कभी हमारे बच्चे इतना टेस्ट नहीं ले पाते फूड का जितना वो टेक्सचर्स को समझते हैं. तो हमारे बच्चे क्या हाइपो सेंसिटिव है फॉर द टेस्ट एंड हाइपर सेंसिटिव है फॉर द टेक्सचर, and hence they become very selective eaters. Now that starts affecting their nutritional that level of nutrition that goes into their child, into the body of the children, because the child is now being aversive or very choosy of the textures, right? So hence sensory differences जो है हमारे बच्चों को, ये समझना हमारे पेरेंट, हम जैसे पेरेंट्स को ये बात समझना इतना जरूरी है. बिकॉज जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे अपने बच्चों की, तब तक हम अपने बच्चे को ही नहीं समझ पा रहे. फिर हम यही सवाल करते रहेंगे अपने आप से कि वाई माई चाइल्ड, वाई इज ही डूइंग दिस, एंड द आंसर इज नो वेयर टू बी फाउंड. बट अगर हम यही क्वेश्चन को इस तरह से इस प्रश्न को चेंज कर दें कि क्या तकलीफ दे रहा है मेरे बच्चे को, अब मैं वो एनवायरमेंट से गायब करूंगी. तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये भी आता है कि क्या मेरा बच्चा जिंदगी भर इन चीजों, जो भी चीजों से अभी वो हाइपर सेंसिटिव है और बिल्कुल वो नहीं ले पा रहा, जब हमारे बच्चे का ये सेंसरी इंटीग्रेशन हम जब स्टार्ट करते हैं, उसका मतलब ही यही होता है कि वो अपने एनवायरमेंट को, जैसा भी एनवायरमेंट है वैसा ही अपनाना स्टार्ट करे. उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजीज होती हैं, राइट? और स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है कि पहले अगर बच्चा समथिंग दैट गिव्स टू मच ऑफ, इट इज टू मच ऑफ ओवरलोड,
तो उस चीज को अभी हम अवॉइड करेंगे। ठीक है, पहले हम बच्चे को काम डाउन करेंगे। व्हेन द चाइल्ड इज इन द बेस्ट ऑफ द मेंटल स्टेट, फोकस अच्छा है, एंजॉय कर रहा है, देन वी विल ब्रिंग दीज जो उसके ट्रिगर्स थे उनको स्मॉल क्वांटिटीज में हम लाना स्टार्ट करेंगे, और स्मॉल ड्यूरेशन के लिए, थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा, जैसे अगर साउंड म्यूजिक सुन रहा है थोड़ी देर के लिए, मतलब 2 सेकेंड्स के लिए आपने उसके वॉल्यूम ऊंचा किया और फिर धीमा कर दिया, बिफोर इट बिकम्स अ ट्रिगर। ठीक है, अब यही इसका ये ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाएंगे, जैसे 2 सेकेंड्स, 5 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स ऑल्सो, राइट। लेट्स गो वेरी स्लो। Slowly we will expose our children to things that they are aversive. और जो चीज वो सीख कर रहे हैं वो तो कमाल की चीज है, वो तो हमारा रीइंफोर्समेंट हो गया। या वो जो जिस चीज को वो सीख कर रहे हैं, राइट, अब उनको वो चीज चाहिए, वो चीज छूनी है, उस चीज के साथ खेलना है, या अगर उसको लाउड साउंड अच्छी लगती है तो लाउड साउंड देंगे, राइट। एंड उसके साथ वॉट एवर इज ही और शी अवर्सिव, वी विल पेयर इट अप। ठीक है, अब हमारे को पता चल गया ये चीज पसंद है, ये चीज ना पसंद है, जो चीज नहीं पसंद, वो जो चीज पसंद है उसके साथ उसको जोड़ के कम क्वांटिटी में स्टार्ट करेंगे, एंड देन वी स्टार्ट them to tolerate the things they were aversive to. And this is what is the फाउंडेशन ऑफ सेंसरी इंटीग्रेशन। ये हमारा फाउंडेशन बन जाता है कि सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब अब हम उनको वो चीज जिससे वो अवर्सिव थे वो चीज भी इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग कंफर्टेबल। वो बहुत धीरे धीरे करेंगे, उसकी बहुत स्ट्रैटेजीज होती है। इसके लिए आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का एडवाइस ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। वो आपको बता देंगे कैसे करना है, तो थोड़ी एडजस्टमेंट्स घर पे करना, किसी भी एक कमरे में या एक कोने में, जैसे मैंने बोला कोई भी बेडशीट या कुछ भी यूज करके आप छोटा सा टेंट हाउस बना सकते हैं जहां पे द चाइल्ड स्टार्ट्स फीलिंग वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, अब ये सब कुछ integration, all these things we spoke about is something that we are going to give from outside. We are stimulating the brain from outside. It's a outside stimulus जिसकी वजह से थेरेपीज आर आउटसाइड स्टिमुलस, राइट। वो इंटरनल हीलिंग नहीं है, वो आउटसाइड से ही हम ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहे हैं, न्यूरल पाथ्स क्रिएट कर रहे हैं कि अब वो बच्चा इस एनवायरमेंट में अपने आप को सेफ महसूस कर सके। ठीक है, बट क्या हम, क्वेश्चन नेक्स्ट ये आता है, क्या हम अपने बच्चे को कुछ अंदर से ऐसा कर सकते हैं क्या कि जिससे ये सेंसरी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो सेंसरी डिफरेंसेस हैं, वो कम हो सके, राइट। ये जो डिफरेंस जितना आ गया है वो कम कर सकते हैं। और गुड न्यूज इज यस, और वो किससे कर सकते हैं? हम नेचुरली कर सकते हैं, बाय हीलिंग देयर गट। ठीक है, जैसे ही गट को हम बेहतरीन करने लगते हैं और डाइजेशन, न्यूट्रिशन, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होने लगता है, तो ब्रेन के जो न्यूरल पाथ्स बनने हैं, जो कनेक्शंस ठीक नहीं थे, वो वापस स्टार्ट हो सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी चीज है, isn't it? तो जब मैंने ये बात जानी कि गट मतलब जो हमारी पाचन इंद्रियां हैं, जैसे कि हमारा स्टमक, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन्स, लार्ज इंटेस्टाइन्स, जहां पे खाना ब्रेक डाउन होता है और उस खाने से निकलते हैं न्यूट्रिएंट्स, और ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं अब्सॉर्ब हमारे स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में और हमारे लार्ज इंटेस्टाइन्स। अब ये खाना यही इन तीनों जगह पे ब्रेक डाउन होके अब्सॉर्ब होता है, राइट। अब जब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है जिसकी वजह से हमारे बच्चों का ब्रेन के जो कनेक्शंस थे उनकी वायरिंग प्रॉपर नहीं हो पाई। ठीक है, अब इसके दो कारण ही है, या तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, या कुछ ऐसी चीजें हमारे बच्चे की बॉडी किक आउट नहीं कर पाई, जिसको हम टॉक्सिन्स बोलते हैं या डेंजरस एलिमेंट्स बोलते हैं। अब दोनों ही सूरतों में हमारे बच्चों का जो रिएक्शन आता है, राइट, वो रिएक्शन आता है सेंसरी डिफरेंसेस से। ठीक है, सो बहुत जरूरी है कि हम अपने बच्चों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करें, जो उनके गट में
एक सूजन लेकर आए हैं खाने, उनको एलिमिनेट करें, राइट? जब मैंने ये सब कुछ करना स्टार्ट किया, ये जो भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, गट रीसेट या फॉर गट हीलिंग जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, फॉर चिल्ड्रन ऑन द स्पेक्ट्रम और एनी चाइल्ड पर से हु इज facing mental health issues, even adults who are facing depression, stress, bipolar, okay, yahan tak ki epilepsy, all right, all this can be dealt, can be handled, can be healed with gut, only healing your digestive system, okay, and also clearing up the paths for removal of the toxins. ठीक है, डिटॉक्स जिसको डिटॉक्स बोलते हैं, उसके लिए जो पाथवेज होते हैं वो एक हमारा स्किन है, लिवर है, किडनी है, जो हमारे ब्लड में जितने भी डेंजरस केमिकल्स या जो भी खाने से भी चला जाता है, कुछ भी केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब चीजों को किक आउट करता है। बट हमारे बच्चों के ये जो सिस्टम्स है, एलिमिनेटरी सिस्टम्स, दे आर नॉट फंक्शनिंग टू द ऑप्टिमल लेवल, अपने भरपूर क्षमता से वो काम नहीं कर रहा। अब जब वो काम नहीं कर रहा तो वो सेंसरी डिफरेंसेस आ जाते हैं हमारे बच्चों में, बिकॉज उनका खाना ठीक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो रहा या कुछ टॉक्सिक लोड, मेटल, हेवी मेटल्स का लेवल्स हाई है, जिसकी वजह से वो इस दुनिया को ठीक तरह से महसूस नहीं कर पा रहे। जब हम इस चीज को ठीक करना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि ना केवल सेंसरी इंटीग्रेशन बट इंटरनल हीलिंग की वजह से सेंसरी जो सेंसरी डिफरेंस है, ये डिफरेंस कम होने लग जाता है। जब ये डिफरेंस कम होने लगता है तो क्या क्या होता है, तो हमारे बच्चों का फोकस बढ़ जाता है, ब्रेन फॉग हट जाता है, उनकी स्पीच में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आ जाता है और उनके जो ये मेल्ट डाउन, बार बार कहीं पे भी जाओ तो मेल्ट डाउन, राइट, ये सब फिनिश होने लगते हैं। यहां तक कि जो बाकी स्टिमिंग वाले बिहेवियर्स हैं और जो हमारे बच्चों का इंट्रोसेप्शन मैंने बताया, जैसे हंगर फील होना या a call to go to toilet, that toilet training, that call, the body has to tell na, and the child should be able to reach the toilet in time, ये सब चीजें ठीक होने लगती है। जब ये सब चीजें ठीक होने लगती हैं तो बहुत सारे जो हमारे सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के, वो उनमें इंप्रूवमेंट आने लगती है एंड हम जो इतना सारे चैलेंजेस डील कर रहे हैं वो चैलेंजेस फटाफट से खत्म होने लगते हैं। इट इज ओनली बाय हीलिंग द digestive system, which will be consisting of your stomach, your small intestines and your large intestines. And how do we do it? We do it only by changing the diet and actually including those things which are going to heal the gut, not only the gut but also the brain boosters. जो brain में सूजन आ गई है उसको भी कम करने के लिए हम खाने से, केवल खाने से ये सब कुछ कर सकते हैं। और ये सब कुछ मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने ये सब कुछ जो मैं आपको गट हीलिंग के बारे में बता रही हूँ, ये सब कुछ मैंने अपने बच्चे के साथ भी किया एंड इतना सिवियर ऑटिज्म से अब हम माइल्डली ऑटिस्टिक लेवल पे पहुंच गए। ठीक है, इसीलिए इसी कारण से मैं सब अपने फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहती हूँ। आप में भी अभी ये जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं या मे बी फ्यू इयर्स you have been on this journey and still struggling to find answers, still struggling that अभी भी sensory differences कम नहीं हो पा रहे हैं। तो ये एक intervention है जो no doctor suggests and but tried, tested, implemented and got beautiful results. That's what I do. I help parents to transition their child into make them aware of food items which are to be added into their food, which are the food items which have to be removed because they might be causing them further inflammation. For that, I have a master class on Fridays. I come and talk about the gut reset for our children and how to remove the toxins from the environment, how to bring down the toxic load of the child. ये सब कुछ मैं फ्राइडेज को 5 PM पे बात करती हूँ
And not only that, I also support parents by conducting a foundation program, which is for 14 days, right? So I have two programs. One is a free masterclass, and the other one is a 14-day program where we deep dive and I hold your hand and make you take the action and make you aware of what things we might be doing wrong, but because हमें पता नहीं है तो हम वही चीज कर रहे हैं. वही चीज करने की वजह से बार बार जो हम ओल्ड पैटर्न, जो हम जिस तरीके से चलते आ रहे हैं, जैसे हमारी लाइफ चलती आ रही है, वो अगर हम ओल्ड पैटर्न ही अपनाएंगे तो विल वी गेट एनी अदर रिजल्ट? वी हैव टू change and bring a new method so that the child starts showing a lot of improvement. I have seen Ranak had multiple sensory differences. My goodness, it was so difficult for him to adjust to the environment that he was not sleeping through the night. We achieved it, and we achieved it alone with food. No sleep supplements, no sleeping pills, no psychotic drugs, only healing from within, so that for the whole life he can sleep through the night without any medication. So if you want to join me, if you relate to this, and do come join me on Friday evening, 5 p.m. I will be conducting a master session, and then we will be starting our 14-day program. You can join that as well. But till then, happy healing, happy learning, happy empowering yourself as a parent, and never give up on your child, because you never know when that magic starts happening. Keep on trying, never give up. Our children have immense, immense potential. Okay? So they are very much teachable, only we need to learn those strategies. Okay. And I'll come back and speak to you again very soon. Bye bye. Keep in touch. Take care.